आई एम ऑडिबल सिग्नल आ रहा है। तो ठीक है, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ा रहे थे, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। तो संभवतः आज इसका लास्ट लेक्चर होगा और आज मैं इसके सारे कॉन्सेप्ट्स ख़त्म कर दूंगा, ठीक है ना, और सारी बातें थ्योरेटिकल लेवल पे क्लोज कर दूंगा। और कल से हम लोग इसका मेडिकल पास 10 ईयर्स करेंगे, ठीक है ना। दो तीन दिन में हो जाएगा, ठीक है। और आईआईटी पास 10 ईयर्स में क्वेश्चंस का होल्ड पे रख रहा हूँ, क्योंकि मेरा एम ये है कि आपको एक महीने के अंदर 20, 25, 30 दिन के अंदर मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको ग्रेविटेशन तक सारे बेसिक्स पढ़ा दूं। और बेसिक्स के साथ कुछ न्यूमेरिकल कर देना जरूरी होता है। तो या तो हम एनसीईआरटी करें या कुछ और करें, इससे अच्छा मेडिकल पास 10 ईयर्स कर दें, ठीक है ना। मेडिकल पास 10 ईयर्स में आए हुए सारे सवाल ग्रेविटेशन तक पहले कर दें और फिर आपका कम से कम आप लोग हाफ ईयरली देने लायक हो जाएँ। हाफ ईयरली देने के बाद फिर हम आईआईटी पास 10 ईयर्स और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लोड करते जाएंगे, ठीक है ना। तो अब चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में मैंने आपको सबसे पहले स्टार्ट किया तो बताया वर्क क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, ये रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और उनकी प्रॉपर्टी, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, वीडियो में भी है। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाया है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, ये पढ़ा चुका हूँ। फिर उसके बाद आपको पता है एनर्जी कितनी तरह की होती है, कितने टाइप्स की है, ठीक है ना। मुख्यतः आपको कौन कौन सी एनर्जी पढ़नी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा मैं और हल्की फुल्की बातें आज बता दूंगा, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है और कुछ ज़्यादा बातें उसके अंदर से हमें कवर करनी है, ठीक है ना। मैंने ये भी बताया था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करती है, जिस तरह से वर्क होता है। और कोई इंस्टेंटेनियस वर्क का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जब भी वर्क होगा तो एक टाइम इंटरवल में होगा। ये सारे डिस्कशंस हमारे आपके हो चुके थे। फिर मैंने आपको पावर और हॉर्स पावर के बारे में बताया था, और पावर इंस्टेंटेनियस पावर कैसे निकालेंगे, एवरेज पावर कैसे निकालेंगे, और वर्क टाइम ग्राफ है अगर तो कैसे पावर निकालेंगे, वर्क टाइम ग्राफ दे देगा तो कैसे पावर निकालेंगे। ये सारे डिस्कशंस हमारे आपके हो चुके थे ना, सब बात याद आ रही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ देखिए कि मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, इसके बारे में डीप स्टडी हम लोग कर चुके थे। और साथ में हम लोग ये भी कर चुके थे कि क्या नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, इसका प्रूफ जब फोर्स कांस्टेंट है तब और जब फोर्स वेरिएबल है तब। इन दोनों केस में वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है ना। ऑडिबल हो रहा है, चीज़ें आ रही हैं, बन रहा है, आप लोग कंफर्टेबल हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट बात देखिए, आज थोड़ा सा हम लोग आज क्या काम करेंगे। आज इस शॉर्ट पीरियड में हम लोग छोटी मोटी दो चार बातें करेंगे। एक बात तो हम लोग कुछ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। फिर स्प्रिंग एनर्जी के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, और साथ में आपको स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में बढ़िया से बताएंगे। तो इतने में पीरियड खत्म हो जाएगा और आपका वर्क एनर्जी थ्योरम पूरा का पूरा कवर भी हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। वर्क एनर्जी पावर, ये चैप्टर पूरा का पूरा आपका ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। एक बात और भी है कि वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर है इसके साथ कोलिजन भी होता है, इसके साथ एनसीईआरटी में कोलिजन भी दिया है, वर्क पावर एनर्जी एंड कोलिजन। तो कोलिजन हम पहले पढ़ा ही चुके हैं, ठीक है ना, तो कोलिजन इसमें अलग से नहीं पढ़ाएंगे। कोलिजन वही है जो मैंने बहुत डिटेल स्टडी की है, 3-4 वीडियो भी दिया है और क्लास में भी पढ़ाया है, ठीक है ना। तो ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस हम थोड़ा सा कर लें, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। मैं हाँ, एक बार हो चुका है लेकिन कुछ बातें और हैं, मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से बोल दूँ, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ी मोड़ी चर्चा हम लोग कर लें। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की है, एक काइनेटिक एक पोटेंशियल, ठीक है ना। तो उसमें से काइनेटिक एनर्जी तो वो एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट या सिस्टम में होती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। और अगर m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, v स्पीड से मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होगी। ये सारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है ना। अब मैकेनिकल एनर्जी का जो दूसरा रूप है वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कन्फिग्रेशन, ठीक है ना। एनर्जी किसी बॉडी के अंदर जो होती है पोजीशन या कन्फिग्रेशन की वजह से, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है। तो जैसे मान लिया कि वाटर स्टोर्ड इन अ डैम, तो पानी अगर डैम पे स्टोर हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ पोजीशन है, ठीक है ना। और स्ट्रेच्ड स्प्रिंग क्या है? पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ कन्फिग्रेशन, ठीक है ना। बो एंड एरो, आपने तीर धनुष है, आपने इसे ताना तो स्ट्रिंग में क्या हुआ? स्ट्रिंग तन गई तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और जब हमने उसको रिलीज़ किया तो वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एरो के रूप में कन्वर्ट हो गई। ये सब छोटी मोटी बात आप क्लास 9-10 से भी पढ़ते हैं, ठीक है ना।
लेकिन यहाँ 11th में थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ बातें बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम से अगर ऑब्जर्वेशन करें तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट आएगी, ठीक है। इस समय मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर इस छत को हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल माने तो इसी समय हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी नेगेटिव। अगर हम नीचे बेसमेंट को जीरो पोटेंशियल एनर्जी माने तो इसी समय हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी पॉजिटिव। और अगर इस समय हम अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जीरो पोटेंशियल एनर्जी माने तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी इसी कंडीशन में जीरो भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये एक रिलेटिव टर्म भी होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में दो बातें जान गए कि ये रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करती है, ठीक है ना, और एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी तो रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करती है, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती है। बात समझ में आ रही है। जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है वो रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करती है। बात समझ में आई। उसके बाद एक बात मैंने और आप लोग को बताई थी, अब जब अच्छे अच्छे सवाल लगाएंगे तो हर जगह इन सब बातों का एप्लीकेशन होगा तो दिमाग और खुलता चला जाएगा। मेन चीज़ है प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेसिक्स आप काम भर का जान ही गए हैं। काम भर का क्या, पूरी बात बेसिक्स की मैं बता चुका हूँ, और आज जितना मैं बता दूंगा उसके बाद फुल एंड फाइनल हो जाएगा, ठीक है ना। कल से सिर्फ न्यूमेरिकल चलेंगे 2-3 दिन तक, ठीक है ना। और पहले पास्ट 10 ईयर्स करके मैं ये दिखाऊंगा कि जितनी थ्योरी आपको पढ़ाई गई है उससे आपके सारे क्वेश्चंस अब तक लगते आए हैं कॉम्पिटिशन्स के पिछले 10, 15, 20 सालों के, ठीक है ना। तो जब अब तक लगते आए हैं तो आगे भी लग जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। ये मेरा एम है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगली बात ये मैंने आपको बताई थी कि पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में ही डिफाइन की गई है। अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है तो ही पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया गया है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में नहीं। ये 3 बात तो एकदम क्लियर है। और चौथी बात ये भी है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी की नहीं होती है। पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम ऑफ बॉडीज़ की होती है। एक सिस्टम ऑफ बॉडीज़ की पोटेंशियल एनर्जी होती है। बात समझ में आई। किसी एक पर्टिकुलर बॉडी की नहीं होती है। तो ये सब छोटी मोटी बातें एकदम क्लियर हैं, ठीक है ना। अगर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की वैल्यू f, अगर कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू f है तो F = -du/dx, जहाँ u क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी बॉडी या किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी u है तो उसका डिस्टेंस के साथ जो ग्रेडियंट आएगा -du/dx, ये उस कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होगा जिस कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में वो बॉडी है। बात समझ में आ रही है। तो फोर्स बराबर -du/dx मैं कई न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करूंगा। पोटेंशियल एनर्जी दिया रहेगा, फोर्स पूछेगा तो मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो ये मत पूछेगा कि ये क्यों किए। ये सब बात क्लियर है, क्लियर है। तो एक बात और भी है कि जब कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़ती है। भाई पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में ही डिफाइन की गई है, ये बात हो ही चुका है। लेकिन जब कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और जब कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड खुद से वर्क करती है तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है। बात समझ में आई। तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अगेंस्ट वर्क कौन करेगा, एक्सटर्नल एजेंट। वो एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, जो सिस्टम नहीं होगा। सिस्टम के अलावा जो भी एजेंट है वो क्या है, एक्सटर्नल एजेंट। बात समझ में आ रही है। तो अगर फील्ड खुद वर्क करेगी, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड खुद वर्क करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज करेगी। और अगर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज करेगी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। क्लास 9, 10th में भी आपको बताया जाता है और 11th में भी थोड़ा सा आपको दिखाया गया है। मैं हेलो बाद में, तो क्लास 9, 10th में भी आपको बताया जाता है, ठीक है ना। क्लास 9, 10th में भी आपको बताया जाता है, और अभी 11th में 12th में आपको बहुत डिटेल में 12th में बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है ना। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा कि उसके बारे में आपको बताऊंगा कि इधर गौर से देखिए, गौर से देखिए। मैं आपको बता रहा था कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर वर्क करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, डिक्रीज करेगी। जरा उसको साइलेंट पे लगा दीजिए, जल्दी लगाइए। अगर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अगेंस्ट हम वर्क करेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड वर्क करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अगर फील्ड वर्क करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, और अगर फील्ड के अगेंस्ट वर्क होगा तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगी। तो अब जैसे मैं बताऊं क्लास 9, 10th में भी आपको बताया जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई चार्ज प्लस क्यू है, कोई चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है ना। और इनफाइनाइट पे हम पोटेंशियल क्या मानते हैं, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल आर्बिट्रेरी या बाई कन्वेंशन हम 0 मानते हैं।
इनफाइनाइट पे पोटेंशियल आर्बिट्रेरी या बाई कन्वेंशन हम जीरो मानते हैं, ठीक है ना। तो अगर पॉजिटिव चार्ज की कोई फोर्स फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज की फोर्स फील्ड है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स फील्ड है, कंजर्वेटिव है। तो किसी छोटे से पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट को अगर हम इनफाइनाइट से लाते हैं यहाँ पे, तो क्या करेगा, उस पॉजिटिव चार्ज को ये चार्ज रिपेल करेगा, रिपेल करेगा ना, रिपेल करेगा कि नहीं रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो उस चार्ज को यहाँ लाने पे एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा। उस पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉजिटिव चार्ज की फोर्स फील्ड में लाने के लिए, भाई पॉजिटिव चार्ज की फोर्स फील्ड क्या होगी, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होगी, ठीक है ना। और होगी इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होती है, कंजर्वेटिव फील्ड होती है। पहली बात हो चुकी है, सब डिस्कशन हो चुके हैं। तो किसी पॉजिटिव चार्ज, छोटे से पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू नॉट को अगर इनफाइनाइट से लाएंगे, इनफाइनाइट पे हम आर्बिट्रेरी पोटेंशियल को जीरो एज्यूम करते हैं, तो क्या होगा, ये चार्ज उसको रिपेल करेगा, यानी कि फोर्स रिपेल करेगा, यानी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का जो फोर्स है वो रिपेल करेगा। तो अगर इस रिपल्सन के अगेंस्ट कुछ एक्सटर्नल एजेंट उसको पुश करके लाता है पास में, तो जैसे जैसे लाएगा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बात समझ में आ रही है। सिस्टम क्या होगा, ये चार्ज और ये चार्ज को मिला के एक सिस्टम होगा। बात समझ में आई। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज, छोटा सा स्मॉल चार्ज क्यू नॉट, अगर इनफाइनाइट से इस चार्ज के पास लाया जाता है तो क्या होगा, इस सिस्टम की, सिस्टम मतलब ये चार्ज और वो चार्ज, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स को वर्क करना पड़ेगा फील्ड के अगेंस्ट। बात समझ में आ रही है। लेकिन इस पॉजिटिव की जगह अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तब उसको यहाँ से यहाँ लाने के लिए फील्ड खुद ही वर्क करेगी, भाई फील्ड अट्रैक्ट करेगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब वो चार्ज पास में आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि इस केस में फील्ड वर्क कर रही है। तो इससे एक छोटी सी बात समझ में आ गई कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव, अगर मान लीजिए कि अट्रैक्टिव फोर्स है, पॉजिटिव चार्ज मत कहिए इसको, नहीं यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव तो रिपेल करेगा ना, तो फील्ड तो रिपेल कर रही है। लेकिन अगर उसको यहाँ से यहाँ लाएंगे तो फील्ड के रिपल्सन के अगेंस्ट कोई ना कोई फोर्स लगाएंगे तब तो लाएंगे ना, यानी एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है, यानी फील्ड नहीं वर्क कर रही है, एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। बात में समझ में आई। अगर रिपल्सिव फोर्स है, अगर रिपल्सिव फोर्स है तो दूर ले आने में पोटेंशियल एनर्जी घटती है और पास ले आने में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, ठीक है ना। और अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो पास ले आने पे पोटेंशियल एनर्जी, अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो पास ले आने पे पोटेंशियल एनर्जी घटती है और दूर ले आने पे बढ़ती है। बात समझ में आई। पोटेंशियल एनर्जी से हमारा मतलब है इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, जैसे पहले केस में प्लस क्यू चार्ज और प्लस क्यू नॉट चार्ज, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ गई। तो इसको इस तरीके से आप देख लीजिए कि अगर x बढ़ता है, अगर r बढ़ता है, ठीक है ना, अगर r मतलब दूरी और पोटेंशियल एनर्जी घटती है, अगर r बढ़ता है और पोटेंशियल एनर्जी घटती है, इसका मतलब फोर्स कैसा होगा, अगर r के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी घटती है तो इसका मतलब फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। और r के घटने से, अगर r के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, अगर r के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ नहीं उल्टा बोल रहे हैं आप, देखिए फिर वही बात, देखिए अगर r के बढ़ने से, अगर r बढ़ता है और पोटेंशियल एनर्जी घटती है तो फोर्स रिपल्सिव होगा, ठीक है ना। और r के बढ़ने से अगर पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती है तो फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, ठीक है ना। तो अगर इस, देखिए ऐसा है, ये मैं ग्राफ ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से ग्राफ देखिए, इस पे पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट किया है और इस पे डिस्टेंस प्लॉट किया है, ठीक है ना। अगर ग्राफ इस तरीके का दिखाता है या ग्राफ इस तरीके का दिखाता है तो इस तरीके के ग्राफ में कैसा होगा, इस तरीके के ग्राफ में कैसा होगा, जैसे हाँ जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, तो ये अट्रैक्टिव, ये रिपल्सिव फोर्स के केस में होगा, ये रिपल्सिव फोर्स के केस में होगा। तो ये रिपल्सिव फोर्स का ग्राफ है, देखिए ये रिपल्सिव फोर्स का ग्राफ है, बात समझ में आई। और ये कौन सा है, अट्रैक्टिव फोर्स का ग्राफ, ठीक है ना, अट्रैक्टिव फोर्स का ग्राफ है। इतनी बात समझ में आ गई। अरे सीधी सी बात जानिए यार कि जब एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा, एक्सटर्नल एजेंट यानी फील्ड के अलावा जब वर्क होगा, जब देखिए पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में ही डिफाइन की गई है, एक बात, ठीक है। तो जब कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स में कंजर्वेटिव फोर्स होगा, जब वो फोर्स वर्क करेगा, जब वो फील्ड का फोर्स वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, और जब इसके अलावा एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी,
ठीक है ना। अगर यहाँ निगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज को लाना है तो फील्ड ही वर्क कर रही है, तो पास लाने पे पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, दूर ले आने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो दूर ले आने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो इस तरीके की बात है। अब नेक्स्ट चीज आप देखिए, नेक्स्ट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, खूब बढ़िया से देखिए। ये सब बात फोर्स बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स से बात समझ में आ गई, ये ग्राफ समझ में आ गया, समझ में आ गया ग्राफ। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज आप एक दो चार बातें और देखिए और फिर मैं आज की क्लास खत्म कर दूं। बात समझ में आ रही है? दो चार बातों को और देखिए, खूब गौर से देखिए, जल्दी जल्दी देखिए। मैं खूब बढ़िया से आपको समझाने जा रहा हूं, दो चीज समझाना है बस, स्टेबल अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। और दूसरा आपका स्प्रिंग फोर्सेस के संदर्भ में कुछ छोटी मोटी बातें। उसके बाद जब आप सवाल लगाएंगे तो दिमाग खुलता चला जाएगा, ठीक है ना। मेन चीज़ है प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। थ्योरी तो इतने से जो बात समझानी थी वो बात, यही दो बात बता दें तो खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए, इक्विलिब्रियम तीन तरह का होता है। इक्विलिब्रियम कितने तरह का होता है? इक्विलिब्रियम कितने तरह का होता है? तीन तरह का। एक होता है स्टेबल, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और दूसरा क्या होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही है? और तीसरा क्या होता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। खूब बढ़िया से देखिए, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम तीन तरह का होता है, एक स्टेबल, एक अनस्टेबल, एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही है? चलिए कैसे भी लिख दिया, इक्विलिब्रियम तीन तरह का होता है, एक स्टेबल, एक अनस्टेबल, एक न्यूट्रल। बात समझ में आई? तीन तरह का इक्विलिब्रियम है। सबसे पहली बात, इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है? नेट फोर्स जीरो। अगर नेट फोर्स, नेट टॉर्क जीरो है तो आपका कंप्लीट इक्विलिब्रियम है, और नेट फोर्स जीरो है तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, नेट टॉर्क जीरो है तो आपका रोटेशन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। और नेट फोर्स, नेट टॉर्क दोनों जीरो है तो आपका एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही है? इक्विलिब्रियम का यही मतलब होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट नहीं होता है। एक बॉडी इक्विलिब्रियम पे हो भी सकती है और मोशन में भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है? एक बॉडी इक्विलिब्रियम पे हो भी सकती है और मोशन में भी हो सकती है। इक्विलिब्रियम का मतलब एब्सेंस ऑफ फोर्स नहीं है, इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट अमाउंट ऑफ फोर्स जीरो। बात समझ में आ रही है? ये सब डिस्कशंस पहले हो चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इक्विलिब्रियम तीन तरह का है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या है। स्टेबल इक्विलिब्रियम से ये मतलब है कि अगर आप इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करेंगे तो बॉडी फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगी, ठीक है ना। जैसे डिस्कशन हो रहा था, एक सिंपल पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम है, जब यहाँ मीन पॉइंट पे है तो इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे है। इस बॉब पे एक फोर्स लग रहा है mg नीचे और टेंशन इन द स्ट्रिंग ऊपर, ये लग रहा है ना, और टेंशन बराबर mg है तो ये इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे है। अब इसको थोड़ा सा इक्विलिब्रियम से आपने डिस्टर्ब कर दिया तो डिस्टर्ब कर देगा। जैसे आपने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया इधर तो क्या करेगा? इसके ऊपर नेट टॉर्क, नेट फोर्स इधर लगेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब इक्विलिब्रियम की ओर फिर से फोर्स लगेगा। इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो फिर इक्विलिब्रियम की ओर लाने के लिए फोर्स लगेगा, और यहाँ तक आते आते स्पीड हो जाती है इसकी। तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो जाता है, लेकिन तब तक स्पीड हो जाती है और मास होता है इसके अंदर, बॉब के अंदर, तो उसकी वजह से इनर्शिया होती है, इनर्शिया की वजह से रुकती नहीं, फिर इधर चली जाती है। फिर जैसे इक्विलिब्रियम से इधर गई तो फिर फोर्स इधर लगा। बात समझ में आ रही है? तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब यह हुआ कि थोड़ा सा इक्विलिब्रियम से आप डिस्टर्ब किए तो डिस्टर्ब होता ही चला गया और फट से गिर गया। जैसे ताश का पत्ता आप देखें ना, ताश का पत्ता खूब बढ़िया से ऐसे लगा दिया, नेट फोर्स जीरो है, इक्विलिब्रियम पे है, कोई एक थोड़ा सा आपने छेड़ दिया, बस सब भड़बड़ा के गिर पाएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन से जैसे ही आपने डिस्टर्ब किया वो अनस्टेबल होता चला जाएगा, ठीक है ना, वो अनस्टेबल हो जाएगा तुरंत, ठीक है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब किया तो फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर ही फोर्स लगता है, और मतलब फिर से जो सिस्टम के फोर्स और टॉर्क है वो उसको फिर से इक्विलिब्रियम में लाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, है ना। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है? जैसे मान लीजिए कि ये सरफेस है, ये सरफेस है, इस सरफेस पे एक तो बॉल रखे हैं, बॉल रखे हैं तो बॉल इक्विलिब्रियम पे है क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, ठीक है ना। यहाँ टॉर्क वाली कोई बात है नहीं, नेट फोर्स जीरो है, mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, ठीक है ना। अब बॉल को एक लात से थोड़ा सा मार दिए तो मारे तो बॉल डुगरती हुई इधर जा रही है, तो डुगरती हुई इधर जा रही है ऐसे ऐसे करके, लेकिन फिर भी वो इक्विलिब्रियम में ही है, ठीक है ना, फिर भी वो इक्विलिब्रियम पे ही है। बात समझ में आई? नेट फोर्स जीरो है, इधर देखिए नेट फोर्स जीरो है, इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं हुआ,
पहले भी इक्विलिब्रियम में था, बाद में भी इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब किए तो इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं हुआ, पहले भी इक्विलिब्रियम में थी, बाद में भी इक्विलिब्रियम में। और स्टेबल इक्विलिब्रियम से मतलब है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब हुआ लेकिन फिर इक्विलिब्रियम की ओर आने के लिए सिस्टम प्रवृत्त हो गया, फिर से उसको इक्विलिब्रियम की ओर लाने लगा। और अनस्टेबल का मतलब है कि एक बार इक्विलिब्रियम से हटाए तो गिरता चला गया। बात समझ में आई? ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। क्लास 12th में जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्टेबल अनस्टेबल में दिखाया कि मैग्नेटिक डाइपोल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, या मैग्नेटिक डाइपोल रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर टॉर्क लग रहा है और फोर्स लग रहा है। बात समझ में आ रही? अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो केवल टॉर्क लग रहा है और नहीं तो फोर्स और टॉर्क दोनों लग रहा है, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक डाइपोल को जब आप डिस्टर्ब करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है? यूनिफॉर्म, ये क्लास 12th में आपको आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक डाइपोल को जब आप डिस्टर्ब करते हैं तो दो बातें बनती हैं। एक बात तो ये बनती है, इधर देखिए, एक बात तो ये बनती है कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और एक डाइपोल ऐसे रखा है, ये -q है, ये +q है। बात समझ में आ रही है? और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है -q से +q, ये 12th में आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है, बात समझ में आ रही है, तो इसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा? P क्रॉस E। कितना टॉर्क लगेगा? P क्रॉस E यानी P sin थीटा। बात समझ में आ रही है? जल्दी देखिए इधर, P sin थीटा टॉर्क लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो अब क्या होगा, जब थीटा 0 होगा तो इसके ऊपर टॉर्क 0 हो जाएगा क्योंकि P sin 0 0 होता है, और थीटा जब 180 होगा तो भी टॉर्क 0 होगा। तो यानी कि थीटा 0 या थीटा 180 दोनों केस में टॉर्क 0 है, लेकिन थीटा बराबर 0 पर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है और थीटा बराबर 180 पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। जैसे मान लीजिए थीटा बराबर 0 पे कैसे होगा, थीटा बराबर 0 पे किस तरह से होगा, इधर देखिए, इस तरीके से होगा। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इस तरीके से होगा, ये -q और ये +q, इस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। बात समझ में आई? थीटा बराबर 0 पे। तो इस केस में भी नेट टॉर्क 0 है, और अगर डाइपोल उल्टा हो गया यानी कि +q इधर और -q इधर, तब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो गया। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन -q से +q होता है। अभी 12th में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, मैं केवल स्टेबल अनस्टेबल समझाने के लिए सब बात कर रहा हूँ, है ना। तो इस केस में भी इक्विलिब्रियम पे है, इस केस में भी इक्विलिब्रियम पे है, लेकिन जब थीटा बराबर 0 है तो क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर आने का कोशिश करेगा, लेकिन थीटा बराबर 180 पे कहाँ है, क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता चला जाएगा। इसको यहाँ से थीटा बराबर 180 पर भी इक्विलिब्रियम पे है लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर थोड़ा सा यहाँ से डिस्टर्ब कर देंगे तो डाइपोल पूरा रोटेट कर जाएगा, और थीटा बराबर 0 से थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे तो इधर से इधर कर देंगे तो फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर एस्टेम करेगा, ऐसे ऐसे। बात समझ में आई? तो ये सिंपल एग्जाम्पल देख लिए और ये भी देख लिए। तो इस तरीके से स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में हल्के फुल्के डिस्कशंस हो गए, है ना। अब थोड़ा सा हम ग्राफ के माध्यम से आपको दिखा दें कुछ चीज़ें, है ना, सवाल लगाने में इस्तेमाल होता है, और फिर ये हम क्लोज कर दें, है ना। तो देखिए ये देखिए ग्राफ देखिए फट से, ये देखिए फटाफट देखिए, इधर देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ, अच्छे से देखिए। देखिए ऐसा है, अगर y एक्सिस पे हमने पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट की, गौर से देखिए, अगर हम ये ग्राफ है, ये ग्राफ है मान लीजिए हमारा, बात समझ में आ रही है, और y एक्सिस पे हमने पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट की। y एक्सिस पे क्या प्लॉट किया, पोटेंशियल एनर्जी, और x एक्सिस पे क्या प्लॉट किया, डिस्टेंस। और मान लीजिए ग्राफ हमारा इस तरीके से आया, ऐसा ग्राफ गया, मान लीजिए इस तरह से ग्राफ गया हमारा। y एक्सिस पे हमने पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट की, x एक्सिस पे हमने डिस्टेंस प्लॉट किया, और ग्राफ हमारा इस तरीके से आया, ठीक है ना। पहले यह पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में हाई थी, डिस्टेंस बढ़ा तो घटा, फिर उसके बाद यहाँ से क्या हुआ, फिर बढ़ा, यहाँ मैक्सिमम आया, फिर घटा, और फिर ऐसे चला गया। हाँ, तो इसमें अगर इस ग्राफ में पूछा जाए कि इक्विलिब्रियम की, ऐसे मान लिया, इसको हमने मान लिया पॉइंट A, इसको मान लिया पॉइंट B, इसको मान लिया पॉइंट C,
ऐसे मान लिया। तो अगर पूछा जाए कौन सा पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम का है, कौन सा अनस्टेबल, कौन सा न्यूट्रल का, तो कैसे बताएंगे? हैं? नहीं, ऐसे नहीं होगा बेटा। हम आपको ग्राफ से समझा रहे हैं, हम आपको बात से समझा रहे हैं, ठीक है ना। अभी थोड़ा वेट करिए, हम आपको थोड़ा अभी ग्राफ समझा रहे हैं, 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट है अभी। तो मैं आपको ग्राफ से समझा रहा हूँ, गौर से देखिए। इधर देखिए, अगर इस तरह का ग्राफ दिया है और पूछ लिया कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन सा अनस्टेबल और कौन सा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, आपसे अगर ये पूछ दिया तो आप कैसे बताएंगे? थोड़ा दिमाग लगाइए। स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में कैसे बताएंगे? थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया था फोर्स कितना होता है। फोर्स होता है -du/dx। ये सब जब आप कंपटीशन के सवाल लगाएंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगा, है ना। ये इसलिए बता रहे हैं कि उस समय मैं जब इस्तेमाल करूं तो आप ये मत कहिए कि ये कैसे आप कर रहे हैं, या आपके इसका आपके दिमाग में कुछ आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है, और निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्लोप जो होता है वो किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर होता है। ये आपको बता चुका हूँ। एक बात और, अगर मैथमेटिक्स आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर अभी हम नहीं पढ़े हैं तो आप नहीं जानते हैं, किसी भी ग्राफ का dy/dx क्या होता है? किसी भी ग्राफ का dy/dx क्या होता है? जैसे कोई ग्राफ है, उसका dy/dx क्या होता है? इधर देखिए, गौर से देखिए, इधर देखिए। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया गया है, ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया गया है, ये पॉइंट C है मान लीजिए। इस तरीके से मान लीजिए ग्राफ ड्रॉ किया गया है, ये पॉइंट C है। मान लीजिए ये XY कार्टेशियन प्लेन में एक ग्राफ है और ये पॉइंट C है। बात समझ में आ रही है? तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा इस ग्राफ पे, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा इस ग्राफ पे, वो x एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसका टैन, उसके टैन को इस पॉइंट पे dy/dx कहते हैं। बात समझ में आई? फिर से सुन लिए, मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर ये ग्राफ ड्रॉ किया गया XY कार्टेशियन प्लेन में और ये पॉइंट C है, तो इस पॉइंट पे, इस ग्राफ पे जो टेंजेंट होगा, ठीक है ना, वो टेंजेंट x एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसका टैन, उसी का टैन इस पॉइंट पे dy/dx कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट पे dy/dx कहते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए कि मैं ये बता रहा हूं कि इस ग्राफ में u इधर है, x इधर है, इस ग्राफ में u इधर है, x इधर है, तो du/dx क्या होगा? du/dx क्या होगा? किसी भी पॉइंट पे du/dx, उसी कॉन्सेप्ट से देखिए, हाँ, किसी भी पॉइंट पे जो du/dx होगा वो इस ग्राफ पे, उस पॉइंट पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट जो x एक्सिस से एंगल बनाएगा वही होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? और -du/dx को मैंने किस तरह से डिफाइन किया था? फोर्स के रूप में। -du/dx क्या होता है? फोर्स। तो अब बताइए फोर्स क्या होगा तब इक्विलिब्रियम पे होगा? जब फोर्स 0 होगा। जब फोर्स 0 होगा तब इक्विलिब्रियम पे होगा ना बेटा? अरे यार, जब फोर्स 0 होगा तब इक्विलिब्रियम पे होगा। तो फोर्स 0 यानी कि du/dx 0, ठीक है ना। यानी कि उस पॉइंट पे, इस ग्राफ पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट जो एंगल बनाएगा x एक्सिस से, वो क्या होगा? वो क्या होगा? उसका टैन क्या होगा? 0। उसका टैन 0 होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब एंगल कौन सा होगा? एंगल कौन सा होगा? 0 होगा, ठीक है ना। एंगल कौन सा होगा? 0 होगा। तो केवल इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वही पैरेलल टू x एक्सिस है। केवल इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वही पैरेलल टू x एक्सिस है। तो केवल इस पॉइंट पे फोर्स 0 है। थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल है, लेकिन इसका जरूरत सवाल में होगा। अभी तो हमको लग रहा है थोड़ा सा सर आ गए हैं, जल्दी हो गया है। मैं इसको आराम से भी एक बार फिर से बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें इसका इस्तेमाल होगा, इसलिए आप इसको समझिए। स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम समझा रहा हूँ। अरे ध्यान से देखिए, फिर से जल्दी से मैं बोल रहा हूँ, 2 मिनट और समय ले लूँगा। देखिए, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम समझा रहा हूँ, ठीक है ना। और इसका इस्तेमाल है सवालों में, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल है सवालों में। तो देखिए, ऐसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जब बॉडी के ऊपर लगने वाला, इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जब बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करने पर फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश करेगी बॉडी। अनस्टेबल पे है तो एक बार डिस्टर्ब कर देंगे तो फिर आने की कोशिश नहीं करेगी। न्यूट्रल पे है तो डिस्टर्ब करने के बाद भी इक्विलिब्रियम में बनी रहेगी। तीनों का एग्जाम्पल दे चुका हूँ, तीनों को बढ़िया समझा चुका हूँ, ठीक है ना। अब ग्राफ से वही बात बता रहा हूँ। ऐसे ग्राफ है, इस पे हमने पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉ किया,
इधर देखिए, इस पे हमने डिस्टेंस ड्रॉ किया, और अगर ग्राफ इस तरीके से आया तो ग्राफ देख के आप कैसे बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट इक्विलिब्रियम का है? तो हम आपसे बता रहे हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का है, क्योंकि हाँ, वो क्यों कैसे होगा मैथमेटिकली आपको समझा रहा हूँ प्रीवियस नॉलेज से। प्रीवियस नॉलेज जो आप रखते हैं उससे आप समझ जाएंगे। देखिए ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा ग्राफ का वो क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस पॉइंट और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा ग्राफ का वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो यानी कितना एंगल एक्स एक्सिस से बनाएगा? 0। यानी उसका टेन कितना होगा? 0, ठीक है ना। और जो टेंजेंट एंगल बनाता है उसी के टेन को dy/dx कहते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में y क्या है? u, और x क्या है? डिस्टेंस। तो du/dx इस केस में 0 हो गया, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। और du/dx क्या है? फोर्स ही तो है। अब समझ में आ गया। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, दो पॉइंट पे ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे है। इतनी बात समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो और इस पॉइंट पे क्या है? हाँ, इस पे दोनों पे इक्विलिब्रियम पे है, लेकिन इस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है और इस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। और इस केस में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। थोड़ा और डिस्कशन हम आपसे 10-5 मिनट का कल कर लें। अच्छा, कर लें, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो देखिए ऐसा है, इतनी बात समझ गए। ये भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है ना। लेकिन ये कंडीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम की है और ये कंडीशन क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की है, ठीक है ना। अब देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें दे रहा हूँ। जैसे कोई इक्वेशन आपको दिया हो, नॉर्मली ये सब सवाल कंपटीशन में ही आएगा, आपके ये सब बोर्ड में नहीं आएगा। बोर्ड में बस आपको इतना पूछ लेगा कि क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है ना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। लेकिन इस तरह से आप समझे रहेंगे ना, तो सवाल जब लगाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इधर देखिए, जल्दी से देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? du/dx क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यही फोर्स होता है, हाँ, 0 होना चाहिए, ठीक है ना। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? ये भी -du/dx क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लेकिन कैसे पता लगाएंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? तो एक काम और कर लीजिएगा, इसके बाद आप एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, इक्वेशन को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d²u/dx² आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया रहेगा, कोई किसी कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा आपको न्यूमेरिकल में, और कहेगा इस पॉइंट पे स्टेबल है कि अनस्टेबल, ऐसे पूछेगा, तो आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले du/dx निकालेंगे। अगर du/dx 0 है तो इक्विलिब्रियम पे है। जब इक्विलिब्रियम पे है तब तो स्टेबल अनस्टेबल की बात आई, और फिर स्टेबल है कि अनस्टेबल है ये निकालने के लिए एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो d²u/dx², अगर d²u/dx² पॉजिटिव आएगा तो यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और d²u/dx² अगर निगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। ये सब काम कर लेंगे, जब सवाल आएगा तो 1-2 सवाल की प्रैक्टिस हम करवाएंगे तो बात एकदम साफ हो जाएगी। अभी भी साफ है, मतलब क्वेश्चन लगा के आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अच्छा, एक बात आप और देखिए, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की भी कंडीशन होती है -du/dx = 0। माइनस न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भी इक्विलिब्रियम तो है ना, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में भी तो इक्विलिब्रियम लिखा है ना, ये नेट फोर्स 0 है ना, तो ये कंडीशन तो तीनों में होगी। लेकिन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में एक और बात होगी, जब डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो -du²/dx² क्या आ जाएगा? यह भी 0 आ जाएगा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में यह भी 0 होगा। देखिए, इक्विलिब्रियम चाहे स्टेबल हो, चाहे अनस्टेबल हो, चाहे न्यूट्रल हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो बहुत सवाल लगेंगे इससे। इक्विलिब्रियम चाहे स्टेबल हो, चाहे अनस्टेबल हो, चाहे न्यूट्रल हो, हर केस में du/dx तो 0 होगा ही होगा। लेकिन अगर d²u/dx² पॉजिटिव है तो इसका मतलब है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और d²u/dx² नेगेटिव है, इसका मतलब है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और d²u/dx² 0 है, इसका मतलब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब बात समझ में आ गई। अब एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको बता दें, जैसे बोल दिया 3x² + 4x + 6, ये एक इक्वेशन है।
y इज इक्वल टू 3x² प्लस 4x प्लस 6, ठीक है ना। तो बोल देगा x बराबर 1 2 पे इक्विलिब्रियम कैसा है, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। हाँ, हम इसका पहले डिफ्रेंशिएट कर देंगे और अगर x डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx आ जाएगा। तो dy/dx x बराबर 1 2 कोई पॉइंट होगा, उस पर अगर dy/dx की वैल्यू 0 आती है तभी तो पहली बात तो ये चेक करेंगे कि इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। तो पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसकी वैल्यू पुट करेंगे पॉइंट की 1 1 2, है ना। अगर उस पॉइंट पे dy/dx 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पे है। फिर स्टेबल अनस्टेबल है कि नहीं, इसको करने के लिए डबल डिफ्रेंशिएट कर देंगे और डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर ये वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, नेगेटिव आ जाएगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर 0 आ जाएगा तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इतनी बात समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट बात है, बढ़िया समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और ये बात ध्यान से देखिएगा du/dx का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। एक बार वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा आप लोग और फिर से उसको देख लीजिएगा, उसके बाद भी हम सवाल लगाते समय बताएंगे कई बार, ठीक है ना। अच्छा, इतनी बातें हो गई। अच्छा, उसके बाद हम छोड़ दें कि समय है तो फिर एक आखिरी बार बता ही दें। और कैसे ऐसा हुआ, सेकेंड ईयर के बच्चे नहीं आए क्या आज? अच्छा, आज नहीं आया, चलिए छोड़िए। छठ तो खत्म हो गई, अब तो सबको आना चाहिए। चलिए ठीक है, ये करेंगे। अब मंडे से ही आएंगे, जो छुट्टी पे गया होगा सोच रहा होगा संडे तक मार दें। अब छोड़िए, जैसा भी। देखिए ऐसा है, अब देखिए इधर देखिए, गौर से देखिए। एक छोटी सी बात मैं बता दूं और आज की चीज़ में ख़त्म कर दूं। आज ये वर्क एनर्जी पावर आपका थ्योरेटिकल लेवल पे ख़त्म। वर्क एनर्जी पावर थ्योरेटिकल लेवल पे 100% बातें मैं कह दिया हूँ, कुछ भी नहीं बचा है, सारी बातें कह दिया हूँ। देखिए एक स्प्रिंग होती है, अगर कोई स्प्रिंग है, देखिए अगर स्प्रिंग है और ये उसकी नेचुरल स्टेट है, ये इसकी नेचुरल स्टेट है, यानी कोई एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है ना। ये नेचुरल स्टेट है, कोई एक्सटेंशन नहीं है, यानी एक्सटेंशन x बराबर 0, ठीक है ना। और इस स्प्रिंग को अगर हम स्ट्रेच करते हैं, अगर नेचुरल स्टेट से मान लीजिए हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है ना। ये मान लीजिए नेचुरल स्टेट थी x बराबर 0, ठीक है ना, नेचुरल थी, और मान लीजिए स्ट्रेच कर दिए x बराबर x0 पर, इतना खींच दिए, ठीक है ना। और या कंप्रेस करते हैं, या क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो कंप्रेस करते हैं तो मान लीजिए नेचुरल स्टेट थी x बराबर 0 और x बराबर -x0 तक हम कंप्रेस कर दिए। तो जितना कंप्रेशन, अगर हर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहती है, ये स्प्रिंग टू स्प्रिंग डिफर करता है, ठीक है ना। तो अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू k है तो टोटल वर्क कितना होगा, हाफ k x02। टोटल काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग के अंदर कितनी होगी, हाफ k x02। बात समझ में आ रही है। अगर किसी स्प्रिंग को x0 कंप्रेस या एक्सटेंड करते हैं तो उसके अंदर टोटल काइनेटिक एनर्जी जो स्टोर होगी वो हाफ k x02 होगी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। अगर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है और उसके अंदर x0 एक्सटेंशन करते हैं तो जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, बोलिए। अगर किसी स्प्रिंग को x0 एक्सटेंड करते हैं या कंप्रेस करते हैं, अगर किसी स्प्रिंग को x0 एक्सटेंड या कंप्रेस करते हैं अपने नेचुरल स्टेट से, तो उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग कितना लगाएगी, kx0, जहाँ k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है। तो अब यहीं से क्लोज कर दीजिए, कट कर दीजिए, और हम कल से 5 मिनट